अब इस वीडियो में हम पीछे की वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उन दोनों का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में मैं डाल दूंगा। अब हम पढ़ेंगे दोनों की कंबाइंड फॉर्म को, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, CURVILINEAR, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम समझते हैं SYSTEM। मान के चलते हैं ये हमारी ओरिजिन है, ये हमारा Q1 एक्सिस, Q2 एक्सिस, ये हमारा Q1 Q3 एक्सिस, ये हमारा हो गया Q1 एक्सिस। तो हम पीछे ये पढ़ चुके हैं कि जो in a Cartesian coordinate system we construct the coordinate axis as follow. Construct three mutually perpendicular plane surface called coordinate surface. These plane intersect pairwise along to the straight line called coordinates line or coordinate axis. The point of intersection of the coordinate line is chosen to the origin of the coordinate system. The coordinate line are chosen to be coordinate axis, x-axis, y-axis and z-axis. The distance traversed along x-axis, y-axis and z-axis respectively from the origin shows the coordinate of that point P in a Cartesian coordinate system and written as coordinate in a Cartesian coordinate system x, y, z. इसी तरह हमने क्या पढ़ा था, और हम थोड़ी सी बात कर ले क्या चीज़, तो in general the coordinate surface used as reference surface not need to necessarily be plane. कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्लेन सरफेस को लिया था, जो कोऑर्डिनेट सरफेस को लिया था, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट प्लेन आर प्लेन दैट सरफेस आर प्लेन। कहने का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम सरफेस लेते हैं वो सरफेस प्लेन होते हैं। तो इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज नॉट नेसेसरी दैट सरफेस इज अ प्लेन। वी में चूज एनी सुटेबल सेट ऑफ 3 ऑर्थोगोनल कर्व्ड सरफेस। वो हमारा कर्व्ड सरफेस हो सकता है, बेंड सरफेस हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है, कैसे एज यू विश यू टेक द सरफेस 3 ऑर्थोगोनल सरफेस। कंडीशन क्या है कि सरफेस किसी तरह की भी हो, प्लेन हो या कर्व्ड सरफेस हो, लेकिन वो ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। देन द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन टेक इन ए पेयर वाइज बी यूज एज अ कोऑर्डिनेट लाइन। सच अ सिस्टम आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन मेनी प्रॉब्लम, बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम थे जिसमें हम किसी वस्तु की पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन, अनदर प्रॉपर्टी नहीं फाइंड कर सकते थे, तो हमारे पास कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम आया। तो हम किसी भी पॉइंट को कैसे हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन यूजली अंडरस्टैंड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सेंट्रल force most easily analyzed in a spherical polar coordinate system which is the curvilinear coordinate system. The axis in a curvilinear coordinate system in general curved. मैंने बात ही किया कि जो एक्सिस होते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कर्व होते हैं। लेट अस डिनोट द कर्व Q1 एक्सिस, Q2 एक्सिस, Q3 एक्सिस। QX एक्सिस इंटरसेक्ट टू प्लेन। जो Q1 हमारा एक्सिस है वो Q1 एक्सिस है और दो प्लेन की इंटरसेक्शन से मिला है। पहला क्या, Q2 इज इक्वल टू सी, दैट मीन्स द कांस्टेंट, और Q3 इज इक्वल टू सी, ये भी कांस्टेंट ही है। इनके इंटरसेक्शन से हमें ए वाली एक्सिस मिली है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं Q2 एक्सिस जो हमारा है Q1 प्लेन, Q1 इज इक्वल टू सी या Q3 इज इक्वल टू सी shows the equation of plane, then the intersection of both plane, that means the Q2 is equal to C, Q3 is equal to C shows the equation of plane C1 करते हैं, equation of plane
देन द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ प्लेन वी गेट द Q1 एक्सिस। इसी तरह हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं तो Q2 एक्सिस मिलता है, Q3 एक्सिस मिलता है। तो यही वाली फंडा है। सिमिलरली अलॉन्ग Q2 एक्सिस द कोऑर्डिनेट Q3, अगर हम Q2 एक्सिस पे मूव करते हैं तो Q1 और Q3 क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, ओनली Q2 वेरीज एंड सो ऑन। तो हम बात करते हैं क्या चीज़, हम इसको समझते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारी ये फिगर है, ये फिगर बता रही है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ अ पॉइंट आर रिलेटेड टू द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट Q1 Q2 Q3 by the following transformation, by the following expression, by the following relation। वो रिलेशन हमारे पास क्या है, तो वो लिख देते हैं, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड of a point are related to curvilinear coordinates Q1 Q2 Q3 by the relation which can expressed as x is equal to, x is the function of three coordinates Q1 Q2 Q3. Similarly, y is the function of Q1 Q2 Q3. Z is a function of Q1 Q2 Q3। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कि Z is the function of Q1 Q2 Q3। तो दिस इक्वेशन represent a transformation equation from one coordinate system to the another coordinate system. Inverse transformation can be achieved as the inverse transformation R। ये हमारी जो इक्वेशन है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन TE R। इनवर्स हम चाहते हैं तो Q1 इज द फंक्शन ऑफ x y z। सिमिलरली, firstly we consider x is the function of Q1 Q2 Q3। here we consider Q1 is the function of x y z, Q2 is function of x y z, Q3 is the function of x y z। हम समझने के लिए इन पूरे को इक्वेशन 1 कह देते हैं, इस पूरे को इक्वेशन 2 कर देते हैं। दिस इक्वेशन शो द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम ये कह सकते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट से कर्विलिनियर मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। अब बात करते हैं तो द डिफरेंशियल्स dx dy and dz of Cartesian coordinates are related। कैसे रिलेट करते हैं,
एक्स एक्सिस के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है उनके डिफरेंशियल पार्ट को और कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के डिफरेंशियल पार्ट को कैसे रिलेट करते हैं। तो फंक्शन है, फंक्शन को कैसे एक्सपेंड करेंगे वो हम देखते हैं। रिलेटेड टू डिफरेंटियल्स Q1 dQ1 dQ2 dQ3 of curvilinear coordinate system THROUGST through the relation और वो रिलेशन को मैं अब एक्सप्रेस करता हूँ। तो अब हमें रिलेट करना है क्या, डिफरेंशियल पार्ट ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड डिफरेंशियल ऑफ द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने बात किया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 एंड Q3, then x can be expressed as dx, firstly dx del Q1 dQ1 del x, फिर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं del Q2 के सापेक्ष dQ2, फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू द Q3 एंड dQ3। सिमिलरली y डिफरेंशियल पार्ट y कैन बी रिटेन एज dy। अब इसको सबके सापेक्ष हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे। डेल y इज इक्वल डेल y अपॉन डेल Q1 dQ1, फिर डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू Q, डेल y अपॉन डेल Q2 dQ2, डेल y अपॉन डेल Q3 dQ3। इसी तरह डेल जेड को कैसे रिलेट करेंगे, तो डेल जेड को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू Q1 dQ1, डेल जेड अपॉन डेल Q2 dQ2, पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू द Q3 dQ3। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमें देना हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो हम देते कैसे थे, ये अगर हमारे पास किसी पॉइंट है x y z, तो इसका डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे ओरिजिन से, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू यस स्क्वायर। इसी तरह डिफरेंशियल यस शो द डिस्टेंस, तो इसी तरह डिफरेंशियल डिस्टेंस हम कैसे शो करेंगे, दो एकदम पड़ोसी बिंदुओं के बीच का, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू neighboring points in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate in Cartesian coordinate system is क्या होता था, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dx dy एंड dz इन दिस इक्वेशन वी गेट ds स्क्वायर इज इक्वल टू, dx की वैल्यू हम रखते हैं, तो dx की वैल्यू क्या थी, डेल x अपॉन डेल Q1 dQ1 का स्क्वायर प्लस डेल x अपॉन डेल Q2 dQ2 प्लस डेल x अपॉन डेल Q3 dQ3 का होल स्क्वायर प्लस डेल y की वैल्यू रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल y की वैल्यू डेल y अपॉन डेल Q1 dQ1 प्लस डेल y अपॉन डेल Q2 dQ2 डेल y अपॉन डेल QZ
सॉरी डेल वाई अपान डेल क्यू इंटू डेल क्यू का स्क्वायर प्लस, अब जेड की मान को रखते हैं, जेड का मान क्या है, द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल जेड अपान डेल क्यू वन इंटू डेल क्यू वन प्लस डेल जेड अपान डेल क्यू टू, डेल क्यू टू का डेल क्यू टू यहाँ पे डेल जेड अपान डेल क्यू थ्री डी क्यू थ्री का होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते जाते हैं, सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस वाली इक्वेशन को, तो हम क्या पाएंगे, डेल एक्स अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर डी क्यू वन का होल स्क्वायर डेल एक्स अपान डेल क्यू टू का होल स्क्वायर डी क्यू टू का होल स्क्वायर डेल एक्स अपान डेल क्यू थ्री का होल स्क्वायर डी क्यू थ्री का होल स्क्वायर। और जो इसका दूसरी वाली पार्ट हम पाएंगे वो वाली पार्ट क्या होगी, टू, मैं फार्मूला ए वाली यूज कर रहा हूँ, ए वाली फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जो फार्मूला होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, वही वाली फार्मूला यूज कर रहा हूँ। डेल एक्स अपान डेल क्यू वन डेल एक्स अपान डेल क्यू टू डी क्यू वन डी क्यू टू प्लस डेल टू डेल एक्स अपान डेल क्यू टू डेल एक्स अपान डेल क्यू थ्री डी क्यू टू डी क्यू थ्री प्लस टू डेल एक्स अपान डेल क्यू थ्री, ए और ए वाली टर्म डेल एक्स अपान डेल क्यू वन डी क्यू थ्री डी क्यू वन, ये पहले वाला पार्ट था। ऐसे तीनों पार्टों को मैं ऐड करूँगा तो दूसरी वाली पार्ट क्या हो जाएगी, डेल वाई अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर डेल क्यू वन स्क्वायर डेल वाई अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर डी क्यू टू का स्क्वायर डेल वाई अपान डेल क्यू जेड डेल क्यू थ्री का स्क्वायर डी क्यू थ्री का स्क्वायर प्लस टू डेल वाई अपान डेल क्यू वन डेल वाई अपान डेल क्यू टू इंटू डी क्यू वन डी क्यू टू प्लस टू डेल वाई अपान डेल क्यू टू डेल वाई अपान डेल क्यू थ्री डी क्यू टू डी क्यू थ्री प्लस टू डेल वाई अपान डेल क्यू थ्री डेल वाई अपान डेल क्यू वन डी क्यू थ्री डी क्यू वन। तीसरा वाला पार्ट को लिख देते हैं, डेल जेड अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर डी क्यू वन का स्क्वायर डेल जेड अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर इंटू डेल क्यू टू का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल क्यू थ्री का स्क्वायर इंटू डेल क्यू थ्री का स्क्वायर प्लस टू डेल जेड अपान डेल क्यू वन डेल जेड अपान डेल क्यू टू इंटू डी क्यू वन डी क्यू टू प्लस टू डेल जेड अपान डेल क्यू टू डेल जेड अपान डेल क्यू थ्री इंटू डेल क्यू वन टू डेल क्यू थ्री सिमिलरली टू डेल जेड अपान डेल क्यू थ्री डेल जेड अपान डेल क्यू वन डी क्यू थ्री डी क्यू वन। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या पा जाएंगे, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्यू है स्क्वायर वाली टर्म में डेल एक्स अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर। इसी तरह वाई वाली टर्म में ये हमारी पहली टर्म हो गई थी यक्स का वैल्यू, यक्स स्क्वायर की वैल्यू। वाई वाली टर्म में देखिए डेल क्यू वन है तो यहाँ पे प्लस डेल वाई अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड वाली टर्म में डेल जेड अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर, भी टेक कॉमन डी क्यू वन का स्क्वायर।
इसी तरह ए वाली वैल्यू में डेल एक्स अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर, कॉमन ही में इसमें का ले लिए डी क्यू टू का स्क्वायर। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डेल एक्स क्यू थ्री यहाँ पे है, डेल क्यू थ्री का स्क्वायर, फिर वाई वाली पार्ट में डेल वाई अपान डेल क्यू थ्री का स्क्वायर, फिर जेड वाली पार्ट में डेल जेड अपान डेल क्यू थ्री का स्क्वायर विथ एक कॉमन डी क्यू थ्री को क्या कर दिया हमने, कॉमन कर लिया। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं Q1 Q2 कॉमन है, फिर y वाली पार्ट में देखिए Q1 Q2 कॉमन है, फिर z वाली पार्ट में देखिए Q1 Q2 कॉमन है। फिर इसको हम ऐड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, देखिए हियर टू को कॉमन कर दिया। यहाँ पे क्या था, डेल एक्स अपान डेल Q1 डेल एक्स अपान डेल Q2 प्लस डेल वाई अपान डेल Q1 इंटू डेल वाई अपान डेल Q2 प्लस डेल जेड अपान डेल Q1 डेल जेड अपान डेल Q2। इसमें हमने क्या ले लिया, डी Q1 और डी Q2 को कॉमन ले लिया, डी Q1 को कॉमन ले लिया। फिर हमारे पास क्या बचा, प्लस टू, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q2 है, फिर यहाँ पे Q2, यहाँ पे हमारा Q2 है, इनका Q2 जेड Q2 वाई। इसी तरह यहाँ पे हियर यक्स Q2 वैसे कॉमन ले लेते हैं, तो डेल एक्स अपान डेल Q2 डेल एक्स अपान डेल Q3 प्लस डेल वाई अपान डेल Q2 डेल वाई अपान डेल Q3 प्लस डेल जेड अपान डेल Q1 डेल जेड अपान डेल Q2 Q3 कॉमन हमने क्या लिया है, डेल Q2 डेल Q3 पुनः प्लस टू। इसी तरह हम लिखेंगे डेल एक्स अपान डेल Q3 डेल एक्स अपान डेल Q1। यहाँ पे देख सकते हैं Q3 Q1 कॉमन हम का लेने वाले हैं, डी Q1 प्लस डेल वाई अपान डेल Q3 डेल वाई अपान डेल Q1 प्लस डेल जेड अपान डेल Q3 इंटू डेल जेड अपान डेल Q1। कॉमन हमने क्या ले लिया, डी Q1। अब हम इसमें नया कुछ करने वाले हैं, नया क्या करने वाले हैं, तो इस पूरी वैल्यू को हम H1 से रिप्लेस करेंगे, H22 से इसको रिप्लेस करेंगे, इसको H33 से रिप्लेस करेंगे। और यहाँ पे देखिए Q12 इसको हम रिप्लेस करने वाले हैं H12 से। यहाँ पे 23 है तो इसको रिप्लेस करने वाले हैं H23 से। यहाँ पे देखते हैं 31 है तो इसको रिप्लेस करने वाले हैं H31 से। तो अब रिप्लेस हम करते हैं तो हम पाते क्या हैं, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बोले Q1 इसको रिप्लेस करने वाले हैं H11 स्क्वायर से, और हमने क्या पा गया, डी Q1 का स्क्वायर। पूरा हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं 2 से, H22 से, H22 स्क्वायर डी Q2 का स्क्वायर, अर्थात H22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स अपान डी क्यू स्क्वायर प्लस डी वाई अपान डी क्यू स्क्वायर प्लस डी जेड अपान डेल जेड अपान डेल Q2 स्क्वायर। इसी तरह हम इस वैल्यू को Q3 का पूरा जो एक्स वाई का स्क्वायर के फॉर्म में इसको रिप्लेस करने वाले हैं H33 स्क्वायर डी Q3 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया 2, यहाँ पे H12 तो इसको हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे H1
H12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल गया DQ1 DQ2। अब हम पुनः 2, यहाँ पे 2 और 3 है तो H23 का होल स्क्वायर DQ2 DQ3 प्लस 2H, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 1 है तो 3 1 का स्क्वायर DQ3 DQ1। अब हम बात करते हैं इनकी वैल्यू हमने क्या क्या लिया है। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिला आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, वो इक्वेशन क्या था, वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार के पाए थे DS स्क्वायर इज इक्वल टू H11 स्क्वायर DQ1 का स्क्वायर H22 स्क्वायर DQ2 का स्क्वायर, और हमने क्या पाया था H33 का स्क्वायर इज इक्वल टू DQ3 का स्क्वायर प्लस 2H12 का स्क्वायर DQ1 DQ2, और का हमने पाया था 2H23 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल Q2 डेल Q3 प्लस 2H31 का स्क्वायर डेल Q3 DQ1। अब वेयर H11 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था डेल x अपान डेल Q1 का स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल Q1 का स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल Q1 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्क्वायर से हटा के अंडर रूट लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास H22 की जो वैल्यू थी वो हम क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, किसके जगह पे डेल x अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर। H33 की हमने क्या वैल्यू रखा था, वैल्यू रखी थी डेल x अपान डेल Q3 का होल स्क्वायर प्लस डेल y अपान डेल Q3 का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल Q3 का होल स्क्वायर। अर्थात हम इसको जर्नल फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, जर्नल फॉर्म में अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब बात रह गई H21 H23 H31 का जो होल स्क्वायर वाली टर्म है उसका, मतलब यहाँ पे इंडिसेस जो है सेम है। डिफरेंस इंडिसेस की वैल्यू क्या थी, H12 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, अंडर रूट, स्क्वायर भरे हैं तो इसलिए अंडर रूट में ले रहा हूँ, डेल x अपान डेल Q1 डेल x अपान डेल Q2 प्लस डेल y अपान डेल Q1 डेल y अपान डेल Q2 प्लस डेल z अपान डेल Q1 प्लस डेल z अपान डेल Q2। सिमिलरली ऐसे हम कह सकते हैं 2 3 और 3 1 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो इन जर्नल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इनकी बहुत उपयोग है हमें आगे। जो हम एच भर रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट क्या है, इसकी बहुत, यही तो कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगी, इसलिए मैं इसके बारे में इतना डिस्कस कर रहा हूँ। इन GENERAL इन जर्नल हम बात करते हैं क्या चीज़, HI जब I इज स्क्वायर होगा तो हम क्या लिखेंगे डेल x, अब 1 था तो अब इसको लिखेंगे डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर अब इधर कर दिया इसलिए अंडर रूट हट गई, डेल y अपान डेल QI का होल स्क्वायर प्लस डेल z अपान डेल QI का होल स्क्वायर। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, HIJ का स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे 1 समझने के लिए I के जगह पे हमने क्या 1 के जगह पे I रख दिया, 2 के जगह पे क्या रख दिया, J रख दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगी डेल x अपान, जहाँ जहाँ 1 है I भर देंगे, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ J भर देंगे, डेल QI डेल x अपान डेल QJ प्लस डेल y अपान डेल QI डेल y अपान डेल QJ प्लस डेल z अपान डेल QI
डेल जेड अपान डेल क्यू जे। अब हम यहाँ से जिसकी वैल्यू चाहेंगे इन दोनों से इक्वेशंस निकाल लेंगे। 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके जगह पे 3 और 1 रखेंगे तो 3 1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बात करते हैं जो डिफरेंस इंडिसेज हैं उसको हम कहते हैं, और डिस्टेंस को शो कर रही है बिटवीन टू नियरबोरिंग पॉइंट आर एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ। और जो ये जो डिफरेंस कोफिशिएंट है इनको हम बोलते हैं मैट्रिक विच कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट में हम क्या लिख सकते हैं, द कोफिशिएंट्स HIJ डिफरेंस इंडिसेज वाली आर कॉल्ड मैट्रिक का मतलब होता है डिस्टेंस फंक्शन एंड मतलब दैट फंक्शन विच शो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एंड characterize the nature nature of the coordinate system in TERMS in terms of HIJ। द डिस्टेंस ds स्क्वायर को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू निगोरिंग पॉइंट्स are elements of arc length कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इज एक्सप्रेस्ड एज कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, dx स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई जे कितने कोऑर्डिनेट है, कितने तक जाना है, 1 2 3 तक जाना है, और क्या हो जाएगा HIJ का होल स्क्वायर DQI इंटू DQJ। एक बार हम क्या करेंगे, आई तीनों के जगह पे आई के जगह पे और जे के जगह पे आई और जे को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, आई और जे को इक्वल कर देंगे। तो जब व्हेन द आई एंड जे इज इक्वल देन वी गेट H11 H22 H33, मतलब ए वाली हम पा जाएंगे इन जनरल फार्म में HII का स्क्वायर पुनः प्लस। अब एक बार आई के जगह पे 1 रखेंगे, जे के जगह पे 2, एक बार आई के जगह पे 2 रखेंगे, जे के जगह पे 3, एक बार आई के जगह पे 3 रखेंगे, जे के जगह पे 1 रखेंगे, तो इस तरह हम पा जाएंगे। अब हम बात आगे करते हैं। तो किसी भी कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि जो यूनिट वेक्टर होते हैं E1 इंटू E2 इज इक्वल टू 0 और E1 इंटू E1 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम बात करें यहाँ पे HIJ है, इसे जो रिलेटेड यूनिट वेक्टर होगा उसकी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट प्रोडक्ट है, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 0 + 0। हम थोड़ी सी और आगे इसको समझ सकते हैं। फार आर्थोगोनल सिस्टम SYSTEM सिस्टम का होता है EI इंटू EJ इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये हमें शो करता है कि HIJ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी फार I एंड J इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। When the value of I and J are not equal to each other, then the value of unit vector related to HIJ का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फार और इसलिए मैंने बोला क्या चीज़ की जो HIJ है
इसको मैट्रिक बोलते हैं, विच कैरेक्टराइज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट मीन्स दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज विच टाइप ऑफ द नेचर। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की यही नेचर होती है कि जो उनकी यूनिट वेक्टर का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो होता है दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहाँ पे इसीलिए सच कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर such such a such a coordinate such a coordinate such a coordinate such a coordinate system, the the cross the cross term इन एक्सप्रेशन। क्रॉस टर्म मतलब ईजी मतलब डिफरेंस वाली जो टर्म है उसके लिए मैं क्रॉस टर्म यूज कर रहा हूँ। क्रॉस टर्म इन एक्सप्रेशन फॉर द डीएस डिस्टेंस के लिए बेनिस VANISHES and the above expression can be modify h। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? तो ए वाली जो हमारी इक्वेशन थी एंड द डिफरेंशियल मतलब स्मॉल डिस्टेंस डिफरेंशियल डिस्टेंस बिटवीन टू एनबीडी पॉइंट, पड़ोसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू निगबोरिंग पॉइंट एनबीडी पॉइंट्स क्या हो सकता है? ds स्क्वायर डिस्टेंस क्या हो सकता है? तब वही वाली अब H11 की जगह पे मान भर देते हैं। क्या था इस वाली एक्सप्रेशन में? H11 H22 H33 की वैल्यू बचेगी, H12 H23 H31 का मान 0 हो जाएगा। तो वही वाली लिख रहे हैं क्या चीज़? डेल एक्स अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू डेल Q1 प्लस डेल वाई अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल Q1 का होल स्क्वायर आउट ऑफ कामा डेल DQ1 का होल स्क्वायर। यही हमारी किसकी वैल्यू थी? H11 का स्क्वायर था। यह इसमें स्क्वायर करेंगे अंडर वाली टर्म हट जाएगी, ए वाली मान भर दिया, DQ यहाँ पे है DQ लिख दिया। सिमिलरली H22 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल एक्स अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल Q2 का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल Q3 का होल स्क्वायर इंटू DQ2 का होल स्क्वायर प्लस H33 की वैल्यू क्या थी? डेल एक्स अपान डेल Q3 स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल Q3 का स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल Q3 का स्क्वायर आउट ऑफ द कामा DQ3 स्क्वायर। इन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? DS स्क्वायर इज इक्वल टू H11 स्क्वायर DQ1 स्क्वायर प्लस H22 स्क्वायर DQ2 स्क्वायर H33 स्क्वायर DQ3 स्क्वायर। मैं H के बारे में इतना डिस्कस इसलिए कर लें ताकि हमें कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, लाप्लासियन, पॉइजन, अगर हमको स्पेरिकल चाहे सिलेंड्रिकल चाहे दोनों की कंबाइंड फॉर्म में अगर ज्ञात करना हो, फाइंड करनी हो, तो इन H की वैल्यू की बहुत ज़रूरत है और उन्हीं की वैल्यू को मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा। कुछ रुक के ही हमें फाइंड करनी होगी। सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म को समझनी होगी। तो हम अपनी सुविधा के लिए अब क्या करते हैं? H11 को हम H1 सिर्फ लिखेंगे, H22 को H2 लिखेंगे, H33 को हम H3 लिखेंगे। तो वही मैं बात कर रहा हूँ फॉर कन्वेनियंस repeated
index, repeated index may be written, may be WRITTEN, written as single इंडेक्स। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? ये वाली हमारी इक्वेशन थी डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू एच वन वन का स्क्वायर डी क्यू वन का होल स्क्वायर प्लस एच टू टू का होल स्क्वायर इंटू डी क्यू टू का होल स्क्वायर। अब इस थ्री को हम केवल 3 लिखेंगे, टू को केवल 2 लिखेंगे, वन को सिर्फ 1 लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए। तो अब हम करते क्या है, तब हमारे पास क्या हो जाएगी, डी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच वन का स्क्वायर डी क्यू वन का स्क्वायर प्लस एच टू का स्क्वायर डी क्यू का स्क्वायर प्लस एच थ्री का स्क्वायर डी क्यू थ्री का स्क्वायर। अब एच वन वेयर WHERE वेयर एच वन एच टू एंड एच थ्री आर गिवन, एच थ्री आर गिवन बाई वही ऊपर वाली जहाँ एच वन वन की जो वैल्यू थी वही एच वन की वैल्यू होगी। एच वन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेल एक्स अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल क्यू टू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल क्यू वन का होल स्क्वायर। इसी तरह एच टू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डेल एक्स अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर डेल वाई अपान डेल क्यू यहाँ पे 1 होगा, क्यू टू का स्क्वायर डेल जेड अपान डेल क्यू टू का स्क्वायर। इन जर्नल फॉर्म में इसे 3 के लिए लिखेंगे, तो इन जर्नल इन GENERAL इन जर्नल हम क्या लिख सकते हैं, एच आई इज इक्वल टू अंडर रूट डेल एक्स अपान डेल क्यू आई का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल क्यू टू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड अपान डेल क्यू थ्री का आई का होल स्क्वायर। अब आई की जगह पे 1 2 3 रखते जाएं, तो यहाँ पे जो एच आई जो आई है, मतलब इसकी जो पूरी वैल्यू होगी इसको हम बोलते हैं स्केलर फैक्टर और मैट्रिक कोफिशिएंट और लेमा कोफिशिएंट। और इसी के टर्म में हम किसी एक पार्टिकुलर, जैसे हमने कोऑर्डिनेट चूज किया था कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्या होते हैं, सरफेस कर्व होते हैं जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कर्व लाइन मिलता है Q1, ये हमारा क्या था Q2 था, ये हमारा क्या था Q3 था। तो हम सिर्फ इसके डायरेक्शन में सिर्फ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ H1। और इसीलिए हम H1 H2 H3 की वैल्यू पे इतना ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें आगे भी इसकी बहुत ज़रूरत है। द क्वांटिटीज HIS मतलब वाली जो वैल्यू है 1 2 3 आर कॉल्ड स्केलर फैक्टर, आर मैट्रिक कोफिशिएंट्स आर लेमा कोफिशिएंट। अब हम कैसे दो बिंदु के एक पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। जैसे इसमें थोड़ी सी डिस्टेंस को बढ़ाया, पहले ए था तो ये जो डिस्टेंस वेरी किया है हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उसके लिए हम इक्वेशन का काम करेंगे, उसकी इक्वेशन की हम काम करेंगे। तो उसकी इक्वेशन के लिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं।
the distance between two points on a coordinate line. The distance between 2 points on a coordinate line line is CALLED called the line element. यही मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक हमें पॉइंट ले लिया, इंक्रीज करा दिया, चाहे इधर हम ले लेते हैं, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस होगी उसी को लाइन एलिमेंट कहते हैं. द लाइन एलिमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कोऑर्डिनेट लाइन इज कॉल्ड द लाइन एलिमेंट. अब हम लाइन एलिमेंट को देंगे तो द लाइन एलिमेंट ऑन Q1 एक्सिस. अब देखिए बात यहाँ पे आ गई, लाइन एलिमेंट Q1 देना है. बाकी अगर हम Q1 पे वेरी करते हैं, Q1 पे मूव करते हैं, तो ओनली Q1 वेरी, अनदर 2 कोऑर्डिनेट Q2 Q3 इज कांस्टेंट. तो जब ए वाली वैल्यू Q1 और Q2 कांस्टेंट होगी तो Q1 वेरी करेगा. हमारे कहने का मतलब है कि किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस पे अगर हम मूव करते हैं तो सिर्फ वही एक्सिस बढ़ेगी, वही एक्सिस पे उसकी मान वेरी करेगी. अनदर कोऑर्डिनेट इज रिमेन कांस्टेंट. तो इफ वी मूव ऑन अ कोऑर्डिनेट Q एक्सिस, we move on coordinate on Q axis, then only when the value of Q varies and the Q2 and the Q3 remain constant, तो this equation से डेल Q2 की मान 0 हो जाएगा, डेल Q3 का मान 0 हो जाएगा, ताकि इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है. तब हमारे पास क्या हो जाएगा, DS1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ताकि 1 यहाँ पे इसलिए सफिक्स में 1 यूज कर लेते हैं समझने के लिए, H1 का स्क्वायर DQ1 का स्क्वायर. और हम कह सकते हैं DS1 इज इक्वल टू H1 DQ1. ये हमें मिल गया दो बिंदु के बीच की दूरी ऑन द Q एक्सिस. सिमिलरली इफ वी मूव ऑन अ Q2 एक्सिस, देन ओनली वन द Q2 वेरीज एंड Q1 Q3 रिमेन कांस्टेंट. तो डिस्टेंस अगर देना है तो यहाँ पे 2 पे मूव कर रहे हैं तो डेल Q1 का मान 0 होगा, डेल Q3 का मान 0 होगा, केवल Q2 वेरी करेगा. तो इनका मान और इसका मान 0 हो गया, तो डेल एस स्क्वायर इज इक्वल टू H2 इंटू डेल Q2 का स्क्वायर बचा. तो डेल H2 हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू H2 का स्क्वायर DQ2 का स्क्वायर. ये हमें क्या दे देगा, DS2 इज इक्वल टू H2 DQ2 का, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दी. इसी तरह इफ वी मूव, अगर हम Q3 एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो केवल Q3 वेरीज करेगा, Q1 एंड Q2 रिमेन कांस्टेंट. देन DQ3 स्क्वायर इज इक्वल टू DQ2 और Q, ताकि इसमें चेंज हो ही नहीं रहा है, D शो कर रहा है चेंज को, ये भी शो कर रहा है चेंज को, डेल Q1 इसमें चेंज हो ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब चेंज इज 0. देन बोथ टर्म इज इक्वल टू 0. वी हैव ओनली वन द DS स्क्वायर इज इक्वल टू H3 स्क्वायर इंटू DQ3 का स्क्वायर. तो हम क्या पा जाएंगे, H3 का स्क्वायर डेल Q3 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल DS3 इज इक्वल टू H3 DQ3. ये हमारे क्या थे, डिस्टेंस थे. इन जर्नल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इन GENERAL, इन जर्नल हम क्या लिख सकते हैं, DSI इज इक्वल टू HI DQI, जहाँ पे I इज इक्वल टू 1 2 3. अगर हम 1 रखेंगे तो Q1 एक्सिस की Q1 एक्सिस का हम Q1 एक्सिस वाली पाएंगे, 2 रखेंगे तो Q2 लाइन वाली पाएंगे, Q3 रखेंगे तो Q3 वाली लाइन पाएंगे. अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं. आगे वाले वीडियो में बेस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर एंड स्केलर फैक्टर में हम रिलेशन पढ़ेंगे.